अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़ लें। है क्या हुआ? वो IFS 2 वाला वो मैं चाह रहा हूँ कि मगरिब की ब्रेक देने से पहले ना मैं ये कर दूँ ताकि मैं मगरिब के बाद मॉडिफिकेशन स्टार्ट करूँ। IFRS 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़ लीजिए। हाँ जी, 50 लोग हैं, हर एक को हजार शेयर ऑप्शंस देनी है 3 साल के बाद। और इस पर्ची की फेयर वैल्यू नहीं पता लग सकती। द एंटिटी कंक्लूड्स दैट इट कैन नॉट एस्टिमेट रिलायबली द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शंस ग्रांटेड। तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू लगानी पड़ेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिस वक्त कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त की शेयर की मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। कितनी एक्सरसाइज प्राइस? 60। तो 5 साल की एंट्रीज कर लेते हैं, 4 साल की। मैं 5 ही कर देता हूं वैसे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की ईयर 1 के एंड की वर्किंग करते हैं। कितना चाहिए CD? अच्छा, इनिशियल भी यानी जब ग्रांट कर रहे थे उस वक्त भी एंट्री कर लें और साल के एंड पे फिर अपडेट कर लें, तो साल के एंड पे एंट्री कर लेते हैं। ये मैंने पहले भी की थी बात, तो इसलिए ईयर 1 के एंड पे ही कर लेंगे। ईयर 1 के एंड पे कितना रखना CD बैलेंस? 50 लोग हैं, हर एक की हो गई 1000। कितने छोड़ जाएंगे 3 साल में? या ये देखें कि पहले साल में कितने छोड़ गए हैं? 3 साल में टोटल कितने छोड़ जाएंगे? हमने जब भी कैलकुलेशन करनी है हमेशा हमारा अंदाजा होना है कि एंड पे कितने लोग कामयाब होंगे। तो हमारा बेस्ट अंदाजा ईयर 1 के एंड पे ये है कि 20% लोग छोड़ जाएंगे, यानी 80% रहेंगे। तो 80%। और रुपए कौन सा लगाना है? ईयर एंड की इंट्रिंसिक वैल्यू। ईयर एंड की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी? 3 रुपए। 63 माइनस 60 तो 3 रुपए। और कितने साल हैं वेस्टिंग पीरियड? 3 साल, 1/3।
कितना? 40,000। और इतना ही एक्सपेंस भी बस 40,000। अच्छा ठीक है, इतना ही एक्सपेंस भी हो गया। ये ईयर 1 हो गया। एंट्री क्या बनी? एंट्री क्या बनी? एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट 40,000। लोग हैं, ईयर 1 में 3 लोग छोड़ गए, बाकी और छोड़ जाएंगे। इन द एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि बस 80% ही लोग हैं जो कामयाब होंगे। अच्छा, ये 80% लोग नहीं लिखा, लेकिन 80% ऑफ शेयर ऑप्शन हैं जो वेस्ट होंगी। तो 50 लोग इंटू 1000, 50,000 ऑप्शन, उसका 80% है जो वेस्ट होगा। इन अदर वर्ड्स 80% लोग हैं जो एंड तक पहुंचे होंगे। ईयर 1 डन। ईयर 2 में एक तो ये हो गया BD 40,000। अच्छा, ईयर 2 मैं तो कर ही दूंगा, 1 मिनट की खामोशी, आप लोग CD निकालें, कम से कम कैलकुलेटर पे ही कर लें, अगर रजिस्टर पे गंदा हो जाएगा गलत हो गया तो। हाँ, मेरा ख्याल है ईयर 2 के एंड पे 50 लोग इंटू 1000 इंटू, अब बेस्ट अंदाजा ये है कि एंड तक कितने लोग रहेंगे? 86%। और चूंकि इंट्रिंसिक वैल्यू पे है तो रुपए अपडेट होते जाएंगे। अब ईयर 2 के एंड की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 5 रुपए। इंटू 2/3, 143,333। और इसको बैलेंस कर लें, 10। तो ईयर 2 के एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट 10 बहुत सारे 3। ईयर 3 BD हो गया 143,333। CD अल्टीमेटली कितने लोग कामयाब हुए? क्योंकि ईयर 3 एंड हो गया, आप तो पता ही है कितने? 43 और इंट्रिंसिक वैल्यू 15 इंटू 3/3, 645। तो मजीद एक्सपेंस बन गया 501,667। अच्छा, अब ये कर तो वर्किंग ही रहे हैं, तो इसलिए मैं अब ईयर 3 के एंड पे क्या होगा? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। अब ये शेयर ऑप्शंस बन गई, तो कर तो वर्किंग ही रहे हैं ना, इसलिए इसी को आगे बढ़ा दिया मैंने। अगर एंट्री की बात करें तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का नाम से अकाउंट बनाया हुआ था उस पर्ची को। अब जब शेयर ऑप्शंस इशू हो जाएंगी तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट, तो वर्किंग ही कर रहे हैं, तो मैंने इकट्ठे ही चला लिया दोनों को। यानी अब यही जो लाल वाला 645,000 है, अब ये ईयर 4 के शुरू पे क्या बन गया हुआ है? ये शेयर ऑप्शंस बन गया हुआ है।
यही फिगर शेयर ऑप्शन बन गई ना, तो मैंने उसी को कंटिन्यू कर लिया। अब ईयर 4 में क्या हो रहा है? जब तक ये शेयर ऑप्शंस सेटल नहीं हो जाती, इनको हर साल इंट्रिंसिक वैल्यू पे अपडेट करते रहेंगे। ये कल बात यहां पर की थी कि हर साल एंड तक, और फाइनली जब तक सेटल नहीं हो जाती। तो ईयर 4 में 6000 ऑप्शंस हो रही हैं एक्सरसाइज, और जो बाकी रह जाएंगी 37,000, उनको भी अपडेट करेंगे। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। जनरल गाइडेंस ये है कि जब गुड सर्विसेज मिलेंगी तो उनको डेबिट इक्विटी क्रेडिट किस अमाउंट से? फेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज। लेकिन अगर उनकी फेयर वैल्यू नहीं पता तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। वाकई चलें, फिर भी खैर है, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज नहीं पता तो फिर हमें आना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। फिर बीच में 2 क्लासेस में ये किया कि उसको ओवर द पीरियड फैलाना है तो कैसे फैलाना है, ये रिकग्निशन की डिस्कशन थी। मेजरमेंट की डिस्कशन में कल मैंने बात ये की थी कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड लेने हैं तो फिर उसमें केस 1 ये था कि फेयर वैल्यू पता चल रही है, तो कब की फेयर वैल्यू लेनी है? एम्प्लॉयज की सर्विस है तो ग्रांटेड, और अगर अदर गुड सर्विसेज हैं तो जिस दिन गुड सर्विसेज ली हैं। और अगर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड नहीं पता चल रही, जो कि केस होगा शेयर ऑप्शंस में, शेयर्स के सूरत में नहीं होगा ये मसला, तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। और इसकी अकाउंटिंग डिफरेंट ये है कि इससे पहले जो कर रहे थे वो ग्रांट डेट की वैल्यू थी और उसको बाद में चेंज नहीं करना था, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू हुई तो उसको हर साल अपडेट करना पड़ेगा। और जब तक ये सेटल नहीं हो जाएंगी ऑप्शंस, जब तक हमारी बुक्स में आती रहेंगी, इनको इंट्रिंसिक वैल्यू पे अपडेट करते रहेंगे। हाँ, शेयर ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। उससे पहले तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड थे, जब ये शेयर ऑप्शंस में कन्वर्ट हो गए, फिर भी जब तक इनको सेटल नहीं कर लेते, क्योंकि आईएएस ने कहा है सेटलमेंट तक, तो जब तक सेटल नहीं कर लेते, सेटल का तो मतलब ही ये है कि जब ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएंगे तब तक हर साल इनको अपडेट करते रहेंगे। तो ईयर 4 में 2 काम कर रहे हैं हम। ईयर 4 में कुछ ऑप्शन सेटल हो रही हैं, यानी शेयर इशू हो रहे हैं, और बाकी बच रही हैं, उनको अपडेट करना है। चूंकि सेटल यानी शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज ईयर एंड पे ही हो रही हैं, तो इन दोनों की अमाउंट ईयर एंड वाली इंट्रिंसिक वैल्यू ही होगी। ये जो सेटलमेंट हो रही है, ये सवाल में लिखा हुआ है कि शेयर ऑप्शन सेटल हो रही है हर साल के एंड पे। अगर ना हो रही होती, साल के दरमियान में कहीं हो रही होती, तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आपको उसका डाटा भी देना पड़ता। अभी चूंकि बाकियों के लिए तो ईयर एंड वाली इंट्रिंसिक चाहिए और इनके लिए सेटलमेंट डेट वाली, तो फिर आपको 2 इंट्रिंसिक वैल्यू देते। इसकी सेटलमेंट ईयर एंड पे होनी है, इसलिए एक ही वैल्यू से काम चला लेंगे। तो इनको भी उस वक्त की इंट्रिंसिक वैल्यू पे और इनको भी उस वक्त की इंट्रिंसिक वैल्यू पे। मैं आपको अभी कर तो नेट अमाउंट देता हूं, लेकिन उसको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगा इनमें और इनमें अलग अलग। अभी मैं नेट कर रहा हूं। नेट से मेरी मुराद यह है कि सेटल कितनी हो रही हैं ऑप्शंस? 6000। सेटल होने से मुराद यह शेयर इशू हो रहे हैं, तो 6000 हो रही हैं, और उस वक्त इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी, यानी चौथे साल के एंड पे 28 168। और अब ऑप्शंस कितनी बाकी रह गई? 43 थी, 6 एक्साइज हो गई 37। इनको भी 28 पे अपडेट 1036,000। इसको बैलेंस करें। 559,000 एम्प्लॉई कॉस्ट डेबिट और शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। एम्प्लॉई कॉस्ट डेबिट, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। बल्कि ये करके दिखा देता हूँ, बाकी तो चलो ज़बानी बता दी, ठीक है। ये मैं करके दिखा देता हूँ। ईयर 4, एक तो एम्प्लॉई कॉस्ट डेबिट, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट 559, और ये जो नहीं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अब पे लग गए। अब जो शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही हैं, इनकी एंट्री क्या होगी? पहले डेबिट पूरा करते हैं। डेबिट क्या क्या होगा? शेयर ऑप्शन डेबिट हो जाएंगे कितने से? ये 168, और बस डेबिट पूरा हो गया। नहीं सर, शेयर कैपिटल 6000 भाई कैश भी तो मिलना है ना। नहीं, वो तो कैपिटल प्रीमियम तो क्रेडिट है ना। डेबिट की बात कर रहा हूँ, कैश भी तो डेबिट होना है। कितना कैश डेबिट होना है?
6000 ऑप्शंस एक्सरसाइज हो रही हैं और 60 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है, तो 360,000 कैश मिलना है हमें। अब देखें कि शेयर कैपिटल कितना, 10 रुपए फेस वैल्यू है तो 60,000, 6000 शेयर इशू हो रहे हैं तो 60,000 आ गया कैपिटल में और बाकी सारा का सारा शेयर प्रीमियम है 468, ये ईयर 4। और मैं पहले इसको देखने इसमें कुछ पूछना है तो पूछें, तो मैं आपको 559 तोड़ के भी दिखाता हूँ। 559 शेयर ऑप्शन क्रेडिट क्यों हुए सारी अमाउंट्स? तो और क्या करें, अभी वो सारे ऑप्शन अवेलेबल कर रहे हैं जो ये सारे तो गिना दिए जो सेटल हो गए। नहीं, जब मैंने इसको ईयर 4 बनाया ना तो मैंने वर्किंग एक ही चला ली है, अदरवाइज ईयर 3 के एंड पे ये सीडी नहीं था, ये एंट्री की थी मैंने, ये मैंने वर्किंग एक चला ली क्योंकि तो वर्किंग कर रहे हैं। अदरवाइज ये 645,000 ईयर 3 के एंड पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट, क्योंकि अब तो उनको पर्ची की बजाय शेयर ऑप्शंस एक्टिवेट हो गई हैं उनकी। अच्छा, असल में ना वैसे पर्चियां नहीं लिखी जा रही होती है, जो मैंने आपको एक विजुलाइज करने के लिए पर्ची की बात बता दी। असल में तो कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, उनको ये लेटर मिल जाता होगा कि आपकी ये शेयर ऑप्शंस हैं, ये एक्टिवेट फलाने दिन होंगी, तो वो जब एक्टिवेट होंगी वो 3 साल बाद होंगी, तो उस 3 साल तक मैं उसको पर्ची बोल रहा हूं ताकि आपके ध्यान में एक पिक्चर बन जाए कि हाँ ये पर्ची है, इसकी फेयर वैल्यू। असल में तो पर्ची नहीं होगी ना, असल में तो उनको लेटर मिला होगा कि आपकी ये इतनी शेयर ऑप्शंस हैं, इतनी शेयर ऑप्शंस हैं, लेकिन ये एक्टिवेट तब होंगी जब 3 साल बाद की डेट पे आप मौजूद होंगे। असल में तो इस तरह का लेटर होगा, लेकिन मैंने वैसे आपको समझाने के लिए कह दिया एक पर्ची है 3 साल तक, तो उस पर्ची को हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कहा हुआ था। 3 साल तक वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड ही चलता रहा और 3 साल पूरे होने के बाद जब उनकी शेयर ऑप्शंस एक्टिवेट हो गई तो इस लाल वाले 645 का क्या करेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। अब शेयर ऑप्शंस नामी अकाउंट चलना शुरू हो जाएगा, तो अब जब हर साल उसको अपडेट करेंगे तो ये यही अकाउंट है जो अपडेट हो रहा होगा। ये दोनों नीली वाली एंट्रीज ओके। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज इस सवाल में इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी समझाने के लिए एक ब्रेकअप करके देता हूं 559 का। शेयर ऑप्शंस को इंट्रिंसिक वैल्यू पे अपडेट करना है, कब कब, सेटलमेंट पे भी और ईयर एंड पे भी। सेटल कितनी हो रही हैं, 6000। ये जो 6000 सेटल हो रही हैं, ये पहले कितने अमाउंट, कितने रुपए पे रिकॉर्डेड है, 15 रुपए पे, ये पहले 15 रुपए पे रिकॉर्डेड है। अब हम 28 पे ला रहे हैं, 13 बढ़ा रहे हैं ना, इनटू 13। ये मजीद एक्सपेंस बन रहा है सेटलमेंट पे अपडेट करने से। ये ऑप्शन सारी की सारी अभी 3 एंड पे 15 पे रिकॉर्डेड थी, अब उनको सेटलमेंट पे अपडेट करके 28 तक लाना है, तो 13 का मजीद एक्सपेंस बनेगा, ये वो 13 का एक्सपेंस बन गया। जो बाकी 37,000 रह गई, ये कितने पे पड़ी हुई है, 15 पे। अब इनको किस पे अपडेट करना है, 28, इन पे भी 13 रुपए का मजीद 48। ये इस तरह से 559 बना है। क्योंकि इसको भी एक्सपेंसिव बनाना था, इसको भी एक्सपेंसिव बनाना था, तो मैंने इन दोनों को यहां लिख के जब बैलेंसिंग की तो यही 559 आ गया। ये ईयर 4 की सारी कहानी देख लें। सर ये आपने एक्सपेंस को बैलेंस करके निकाला है। जी जी। तो हमें पहले इस तरह नहीं करना चाहिए कि 43,000 ऑप्शन है, उन्हें 13 से मल्टीप्लाई करके तो कर लें, ऐसे कर लें आप। ये चूंकि हम फ्लो में चल रहे थे तो आसान काम किया, सेटलमेंट को सेटलमेंट वाला रेट लगा दें, ईयर एंड पे ईयर एंड वाला रेट लगा दें, बैलेंसिंग करके एक्सपेंस निकाल लें। ये तो फ्लो में आसानी से हो गया, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे भी करके बता दिया। आपने ये इन पे सीडी पे ये रेट नहीं लगाना, ना लगाएं, आप ऐसे एक्सपेंस कैलकुलेट करें, फिर सेटल करें, फिर जो बैलेंस करके सीडी बने वो निकाल लें, वो यही बनेगा। हाँ जी, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट की एंट्री पूछी होती तो उसको पहले 78,000 से अपडेट करते, फिर 550 गिर गया, फिर ये वाली एंट्री होती। मैंने तो सारा ही फ्लो बता दिया ना, इसलिए बैलेंस करके निकाल दिया। हो सकता है आपसे कहा होता सिर्फ सेटलमेंट वाले की एंट्री कर दें, तो पहले 78 से इसको अपडेट करते और फिर ये सेटल की एंट्री करते। सेटलमेंट ईयर के दरमियान हो जाए तो फिर सिर्फ सेटलमेंट जो हमने अलॉट किए हैं उनको ठीक इंट्रिंसिक वैल्यू सेटलमेंट डेट पे करते हैं, बाकी बैलेंस। अभी इस वक्त जो ईयर 4 किया है इसमें कोई सवाल परेशानी? जी, जो अपडेट करके लेके जाना है वो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। ये समझ आ रही है कि 15 की तो 13 फर्दर कर लेंगे, यही कर लेंगे। इसकी एंट्री की 78 की एंट्री, पहले ये सारी ऑप्शंस 15 पे रिकॉर्डेड हैं, अब इनमें से 6000 सेटल हो रही हैं, तो उनको 13 रुपए से अपडेट करना है ना, 13 रुपए से अपडेट करना है ना, तो मजीद हमने 78,000 का एक्सपेंस बनाना है। एम्प्लॉय कॉस्ट सारा ये है ही सारा, वही P&L कह देते हैं सादा, कोई मसला नहीं, ना का एम्प्लॉय कॉस्ट जस्ट P&L कह दें।
तो ये 78,000 से P&L या एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। अब ये जो सेटल होने वाली है ये अपडेट हो गया 28 पे, आ गए 28 पे, अब ये एंट्री हो गई। पहले जो 6,000 ऑप्शन हैं वो 15 रुपए पे मौजूद हैं, उसको फिर अपडेट किया 78,000 से, और जब अपडेट हो गई अब वो 168 की बन गई, तो फिर वो सेटल होके इस तरह की एंट्री बन गई। हाँ जी 10 रुपए मेरा ख्याल है मैंने लिखी थी ये बार, हाँ मैंने लिखा। ये सारी जो क्वेश्चन है ना ये आईएएस की ओरिजिनल एग्जांपल्स थी, मैंने उनको सवालों की शक्ल दी हुई है, यानी इस आईएएस में ये नहीं है, मतलब आईएएस में एंट्रीज नहीं की है, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में एंट्रीज नहीं है, सिर्फ ये कैलकुलेशन डिस्कस्ड है, मैंने उसको सवालों की शक्ल दे दी, तो 10 रुपए लिखा हुआ मैंने। हाँ जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना है कुछ? यही पूछना था बस। यही क्या? अच्छा 10 रुपए लिखिए। अब आप बोलिए क्या कह रहे थे? सर अगर सेटलमेंट हाँ ड्यूरिंग द ईयर वाली। अभी इस वक्त जो ईयर 4 में किया इसमें कोई सवाल, अगर इस सवाल में ये लिखा होता कि सेटलमेंट ईयर के दरमियान में कहीं हो रही थी, तो फिर उस दिन की भी वैल्यू बताई होती, फिर हम जैसे उस दिन की इंट्रिंसिक वैल्यू लेट से 22 रुपए होती, तो हम इसको 22 रुपए पे यहां लाते, इसको 28 पे करते, और बैलेंसिंग करने से दोनों का मिला जुला के ही एक्सपेंस आ जाता। अगर तोड़ना चाहते तो तोड़ भी सकते थे, इसको 15 से 22 पे लाने के लिए 7 और बाकियों को 13। जी क्योंकि हमें एक्सपेंस ही वो पड़ना है जो पैसे हमें नहीं मिल रहे होंगे। अच्छा ऑनलाइन वालों के लिए मैं सवाल दोहरा देता हूं कि हम जो शेयर ऑप्शंस की अमाउंट अपने पास रख रहे हैं ये इंट्रिंसिक वैल्यू पे रख रहे हैं, जबकि 60 रुपए कैश भी तो मिलना है, तो वो 60 किधर गया? वो 60 ये है जब कैश मिल जाएगा। हमें एम्प्लॉयज को शेयर ऑप्शंस देने में खर्चा ही क्या पड़ना है? हमें इन एम्प्लॉयज को शेयर ऑप्शंस देने में कॉस्ट क्या पड़नी है? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि इतने पैसे में नहीं मिल रहे होंगे, तो उसी को तो हम ओवर द पीरियड एक्सपेंस बनाते आ रहे थे, तो उसी को एक्सपेंस बनाते आ रहे थे और वही क्रेडिट उसका शेयर ऑप्शंस के नाम से आ रहा था, और अब वो डेबिट होकर खत्म हो गया और जितने पैसे आने वो कैश। हाँ जी ओके। सेटलमेंट मीटा भी ये हो जैसा आपने कहा कि पहले हमें 22 होगा फिर 28 हो जाता है, तो हमें इस तरह ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगी प्रेजेंटेशन के पहले 22 पे सारे को अपडेट करें, फिर उसमें से सेटलमेंट करें, और फिर जो सेकंड हाफ है उसको 6 पे अपडेट कर लें यार, अलग कर लें, मैंने इसलिए आपको अलग अलग लिख दिया, आप अलग कर लेना। ये प्रेजेंटेशन नहीं पसंद आई तो मिटा देता हूँ मैं, ये बोर्ड ही तार देते कहते हैं तो ऐसे कर लें, इसको तोड़ के कर लें, तोड़ लें। मैंने पीछे सोल्यूशन मैंने एंटी तोड़ के ही की हुई है, ताकि तसल्ली जिसकी टोटल में है टोटल कर लें, तोड़ के करनी है टोटल करने, तो मैंने उसको तोड़ के ही की हुई। अभी तक कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं हुआ है, मिक्स हो रहा है, बस दोहराते रहें बार बार। ठीक है जी मगरिब पढ़ लें। अच्छा ईयर 5 भी कर दें आप, ईयर 5 कर दें, ईयर 4 किया ना मैंने सामने, ईयर 5 कर दें आप, ये एंट्रीज बना दें और ईयर 5 की भी एंट्रीज बना दें।
हाँ जी ईयर 5 BD 103600 सेटल कितनी हो रही है 8,000 और उस वक्त इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 20,000 और CD 37 में से 8 हो गई 29 रह गई 116 इसी को बैलेंस करके देखना चाहें तो टोटल एक्सपेंस निकल आएगा 444 और अगर अलग अलग तोड़ना चाहें तो जो 8,000 सेटल हो रही हैं ये 28 पे रिकॉर्डेड थी 40 पे अपडेट करेंगे तो 12 और एक्सपेंस बनेगा जो 29,000 हैं ये भी 28 से 40 पे 12 और एक्सपेंस बनेगा और ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो शेयर ऑप्शंस डेबिट कैश डेबिट 8,000 इंटू 60 क्योंकि कैश तो हमेशा 60 ही मिलेगा जब भी एक्सरसाइज होगी 480,000 शेयर कैपिटल 8,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं 80,000 और शेयर प्रीमियम हो जाएगा बाकी 720 ये ईयर 5 है इसी तरह आगे जितने ईयर्स करना चाहें आपकी मर्जी ये हो गया जी इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन अब आते हैं वो भी ऐसे ही होगा उसमें बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगी अगले साल इंट्रिंसिक वैल्यू डाउन हो रही है अगर तो ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगी चैप्टर में पेज बस ठीक है बहुत है सवाल काफ़ी है चैप्टर में आ जाए पेज 7 पे पेज 7 पॉइंट नंबर 3 क्यों कहा हुआ है ऐसा हालांकि कल तो बड़ी बार बार ये बात रिपीट की थी पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 3 ये जो पॉइंट 3 में लिखा है ऐसा क्यों लिखा हुआ है ये ऐसा क्यों है अच्छा चलिए कल जो पॉइंट बार बार डिस्कस हुआ था वो दोबारा पेज नंबर 6 लास्ट पैराग्राफ पेज 6 लास्ट पैराग्राफ ये क्या बात थी कि अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कल को नहीं करते तो एक्सपेंस रिवर्स थोड़ी कर देंगे हम एक्सपेंस नहीं रिवर्स कर देंगे शेयर ऑप्शंस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट लेकिन अब पेज 7 पॉइंट नंबर 3 वो तो कह रहा है एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे क्यों क्या वजह होगी इसकी अब क्यों अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रही तो एक्सपेंस रिवर्स कर दें हाँ जी नहीं देखें पेज 6 पे जो लास्ट पैराग्राफ था वो था कि अगर कल को वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते तो जो 3 साल में एक्सपेंस रिकॉर्ड करके आए होंगे वो हम रिवर्स कर रहे थे नहीं कर रहे थे ना तो पर पेज 7.3 में क्यों कर रहे हैं रिवर्स तो पेज 6 लास्ट पैराग्राफ में जो था वो पेज 7.3 में क्यों नहीं है हाँ फिर ठीक है फिर ठीक है अच्छा ये तो हो गया कि एक्सपेंस बनाते जा रहे हैं मैं पूछूं रिवर्स क्यों कर रहे हैं अगर कल को ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होती तो हाँ अभी 4-5 साल में भी एक्सपेंस बनता जा रहा है मेरा सवाल यह है कि रिवर्स करने क्यों कहा है पेज 7 पॉइंट तो फिर एक्स्ट्रा वाला एक्सपेंस रिवर्स कर दें सारा क्यों रिवर्स कर दें सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा जी है नहीं वो तो ठीक है फर्स्ट 2 कह रहा है अदब तो यही है कि कह रहा है तो सही कह रहा होगा लेकिन क्या वजह होगी हाँ तो वो तो पेज 6 लास्ट पैराग्राफ में भी नहीं देने थे अच्छा तो यहाँ पर कौन डिसीजन लेगा नहीं तो वो तो अमाउंट चेंज हो गई ना अमाउंट चेंज हो गई ठीक है लेकिन रिवर्स क्यों हो रहा है पॉइंट 3 के अंदर नहीं वहाँ पर सर हमने जो एक्सपेंस के लिए जो सर्विस ना वो पहले इस्तेमाल कर लिए तो यहाँ भी कर लिए
परेशान नहीं की, क्यों नहीं की? 3 साल सर्विस दिया उन्होंने, तो हमने उनको शेयर ऑप्शन दिया ना। एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कल वाली कहानी कोई समझ नहीं आई। हाँ जी, सर इसमें वो बाकी तो हम इशू नहीं है। कल वाली बात दोबारा। कल मैं 2 पॉइंट में फ़र्क बता रहा था। एक था टेबल के अंदर राइट कॉलम में पेज नंबर 6 आखिरी बुलेट पॉइंट, उसका मतलब ये था कि 3 साल पूरे हुए और शर्तें पूरी ही नहीं हो पाई तो वो पर्ची ही ज़ाया हो गई, उनको शेयर ऑप्शंस ही नहीं मिली, और ये कैलकुलेशंस अपडेट करते 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 यहाँ 0 आ गया। तो ये जो चौथा आखिरी बुलेट पॉइंट का ये मतलब था कि एंड पे 0 हो गया, सारा कुछ रिवर्स हो गया। लेकिन जो उस पेज का आखिरी पैराग्राफ था वो ये था कि 3 साल उन्होंने पूरे कर लिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट हो गई। अब वो शेयर ऑप्शंस एक्सरसाइज करने नहीं आए एम्प्लॉई, तो जो 3 साल एक्सपेंस बनाया था वो रिवर्स कर दें। ये कल हुई थी बात। अब पेज 7.3 कह रहा है कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते, ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं करते, तो एक्सपेंस रिवर्स कर दें। परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस कैसे मैच नहीं हो रही? पॉइंट में ये कहना है कि अगर परफॉर्मेंस ही मैच नहीं नहीं, ये नहीं कहा। चौथा 10वां साल, ये चलो मैंने चौथा लिखा हुआ सामने, की बात करता हूँ। चौथा साल एंड हो जाता और सारे एम्प्लॉइज कहते जी हमने ऑप्शंस फाड़ दी, बेकार शेयर्स हैं आपके, हमने नहीं एक्सरसाइज करनी। तो वो जो 3 साल में सर्विस देनी थी वो तो दे चुके होंगे। अब चौथे साल आके उन सब ने फैसला किया एम्प्लॉइज ने कि हमने नहीं ऑप्शन एक्सरसाइज करनी, रखें अपने पास। ये सब जो कास्ट है वो फर्दर कास्ट है, तो फिर सिर्फ फर्दर वाली रिवर्स करते हैं ना, लेकिन सारी रिवर्स कर देनी है। हमने इंट्रिंसिक पे किया तो वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ही है जो हम शेयर ऑप्शन नहीं, लेकिन पहले 3 साल तो प्रॉपर एक्सपेंस रिकॉर्ड करते आए हैं, चौथे 5वें में चलो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर वो एक्स्ट्रा रिवर्स कर देते हैं, पिछली वाली सारी को रिवर्स कर देते। तो वो है जो उन्होंने कंपनी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पे करना था वापस। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ना निकलती तो फेयर वैल्यू भी एक्चुअली इसके आसपास ही होनी थी। फेयर वैल्यू क्या होनी थी? ये पर्ची कितने की बिक जाएगी? तो पर्ची 28 की बिकनी है, और कितने की बिकनी है? जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके आसपास ही होनी है इस पर्ची की फेयर वैल्यू। इस इंट्रिंसिक वैल्यू को ही हमने क्यों यूज कर लिया? क्योंकि ये फेयर वैल्यू के तौर पे हो जाएगी इस्तेमाल, कि अगर ये पर्ची भी किसी को बेचेगा तो 28 रुपए की बेचेगा ना, तो इसकी फेयर वैल्यू भी 28 के आसपास ही निकलनी थी। हाँ जी, आप बोल रहे थे कुछ। एक्साइज प्राइस पे नहीं हुई है, इंट्रिंसिक वैल्यू पे हुई है। अच्छा, फिर अच्छा जी, खुद ही बता देता हूँ। ये चीज़ें पूछता इसलिए हूँ, डिस्कस इसलिए करता हूँ, ठीक है IFRS 2 ने कहा है तो करना है, लेकिन ज़रा दिमाग भी इस्तेमाल किया करें। पेज 6 पे जो सारी अकाउंटिंग हो रही थी किन रुपए को इस्तेमाल करके हो रही थी? ग्रांट डेट वाली फेयर वैल्यू। वो रुपए अपडेट नहीं हो रहे थे, बस हम हर साल के एंड पे क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का बेस्ट एस्टिमेट ले रहे थे, और अगर आखिर में आके कोई भी एम्प्लॉय ना जीते तो आखिर में आके वो सारी कैलकुलेशन 0 हो जाएगी। इसलिए BD/CD का डिफरेंस सारा BD रिवर्स करना पड़ जाएगा। ये था पेज 6 के राइट कॉलम का आखिरी बुलेट पॉइंट, कि वो कामयाब ही नहीं हो पाए। ऑप्शन एक्सरसाइज करने की बात नहीं हो रही, उस पर्ची से उनको ऑप्शन ही नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिल सकी? क्योंकि शर्तें पूरी नहीं, कामयाबी नहीं हुए। ये था उस टेबल के राइट कॉलम का चौथा बुलेट पॉइंट, चौथा 5वां जो भी था। लेकिन पेज 6 का लास्ट पैराग्राफ ये था कि एम्प्लॉइज कामयाब हो गए, उनको उस पर्चियों के बदले शेयर ऑप्शंस मिल गई। अब उन्होंने क्या करना था? आगे एक्सरसाइज करने आना था, नहीं आए एम्प्लॉय ने कहा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं आपके शेयर खरीदने में, तो एक्सपेंस रिवर्स कर दें। नहीं किया था एक्सपेंस रिवर्स, ये पेज 6 के आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ था। अब पेज 7 का पॉइंट 3 कह रहा है सब रिवर्स कर दें, तो वो इसलिए कह रहा है कि अगर ये ना भी कहता तो ये अंडरस्टूड बात हो रही थी जो हम कर रहे हैं, उसमें ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाना था। कैसे? शेयर की एक्साइज प्राइस कितनी है सवाल में? 60, और हम लोग क्या काउंटिंग कर रहे हैं? ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7 अपडेट करते जा रहे हैं। अगर मार्केट में शेयर ही सस्ता होने लग जाएगा, 60 से भी नीचे गिर जाएगा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर शेयर मार्केट में 60 से नीचे चला गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी ना, और हमने चूंकि हर एंड पे अपडेट करना है, तो जब 0 पे अपडेट करेंगे तो पिछला सारा कुछ ही रिवर्स हो जाएगा। तो ये टेक्निकली हो जाएगा रिवर्स। अगर ये पॉइंट 3 ना भी लिखा होता तो भी हर साल अपडेट करते 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 शेयर मार्केट में सस्ता हो जाता, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाती, CD बैलेंस 0 पे अपडेट करने की वजह से सारा खत्म हो जाता। तो अपडेट करना है इसमें, इसलिए ये 0 हो जाएगा, इसलिए रिवर्स हो जाएगा। क्या
क्या? तो ये चीज कहाँ लिखी है? अगर जीरो होगी तो तेजी बढ़ होगा ना है सर। अगर शेयर की प्राइस 60 रुपए, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू तो ये है ना, एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस। नहीं, किस में से क्या माइनस करना है? मार्केट प्राइस में से एक्साइज प्राइस माइनस करनी है। अब अगर मार्केट प्राइस ही शेयर की 35 रुपए हो गई है, हाँ जी, तो मैं तभी बात कर रहा हूँ ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो फिर उस साल के एंड पे तो ये जीरो हो जाना है ना। पॉइंट 3 में उसने कहा है कि अगर कल को वो एक्सपायर हो जाए, बेकार हो जाए, फोरफीट हो जाए, यानी ऑप्शन बेकार हो जाए, तो फिर सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। तो उसको अलग से रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, वो इस प्रोसीजर के रास्ते रिवर्स हो जाएगा। ये कह रहा हूं कि अगर पॉइंट 3 ना भी लिखा होता तो अल्टीमेटली हो यही जाना था, अगर कल को ऑप्शन बेकार हो जाए तो। बस उसकी रीजन बता रहा था। तो इसमें फिर ये बात आ जाएगी ना, पहले अगर वो जीरो हो या वो बाकी ना तभी रिवर्स करेंगे। समझा नहीं बात आपकी? एम्प्लॉइज नहीं एक्सरसाइज करते अपने ऑप्शन, और एक्सपायरी डेट गुजर जाती है, हाँ, तो सब जीरो हो जाना एंड पे। अगर बेशक उसकी फेयर वैल्यू वो क्या कहते हैं, नहीं, वो तो मैंने एक मिसाल दी है कि मार्केट में शेयर सस्ता हो गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो गई है। अगर वैसे ही एक्सपायरी डेट गुजर जाए तो भी वो जीरो हो गई। जब एक्सपायरी डेट ही गुजर गई तो उनको तो कोई नहीं खरीदेगा ना, तो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू फिर भी जीरो हो गई। वो इससे पहले वाला केस था, वो इससे पहले वाला केस था। हाँ, केस 1 के अंदर हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड या शेयर ऑप्शंस हर ईयर एंड पे वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। केस 1 में, केस 1 केस 1 है ही यही कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू पता है, तो फिर हम वही जो शुरू वाली फेयर वैल्यू थी वही चला रहे थे, अपडेट नहीं कर रहे थे। जब अपडेट नहीं कर रहे थे तो ये जीरो वाला मसला ही नहीं आया। और अगर कल को शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज ना हुई तो शेयर ऑप्शंस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। ये पेज 6 का आखिरी पैराग्राफ था। केस 2 के अंदर हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड हो या शेयर ऑप्शंस हो, इनको हर साल के एंड पे अपडेट कर रहे हैं रुपए को। अब वो अपडेट करते 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 हो सकता है जीरो तक पहुंच जाए, तो उस तरह फिर ये इफेक्टिवली सब रिवर्स हो जाएगा। ये दोनों केसेस में फर्क आ रहा है। लेकिन अगर आपको ये बात अजीब ये नहीं हजम हो रही, आप इग्नोर करें इस बात को, क्योंकि जो प्रोसीजर फॉलो करने का कहा है उसमें आप अल्टीमेटली वो मासूमियत में फिर भी कर ही जाना था आपने। तो इसलिए जो मैंने पॉइंट 3 पे बहस किया, अगर नहीं समझ आई इग्नोर। ये जो पॉइंट 4 लिखा हुआ है ये मॉडिफिकेशन के बाद पेज 8 पे आ जाए। मॉडिफिकेशन, पेज 8 मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में भी आपको सवाल से पहचानना पड़ेगा, निशानियां बता रहा हूं, लेकिन पहचानना पड़ेगा कि केस 1 है कि केस 2 है। IFRS 2 में चीजें बहुत ज्यादा हैं, समझा रहा हूं, याद आपको करनी पड़ेंगी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज्यादा चीजें, कंसोलिडेशन में बहुत ज्यादा चीजें हैं। मेरा काम है आपको समझाना, याद आपने करना है। मॉडिफिकेशन पेज नंबर पता नहीं क्या 8, पेज नंबर 8 मॉडिफिकेशन। इसमें भी आगे केसेस हैं। अच्छा, मॉडिफिकेशन से मुराद ये है कि एम्प्लॉइज को पहले ये कहा हुआ था कि आप 4 साल तक मेहनत करें, फलाना फलाना टारगेट अचीव कर दें, तो आप सबको 2-2 हज़ार शेयर्स मिल जाएंगे या शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस बात को 1.5-2 साल गुजरे और मैनेजमेंट को लगा कि ये तो हम उनको जो ऑफर कर आए थे ये इतनी अट्रैक्टिव अब रह नहीं गई। अब वो लोग डाउन हो गए, मोटिवेटेड नहीं रह गए। क्यों अट्रैक्टिव नहीं रह गई? क्योंकि मार्केट में प्राइसेस ही डाउन हो गई। जब लोगों को ये ऑफर की थी कि आपको 2-2 हज़ार शेयर्स मिलेंगे, तब शेयर 75 रुपए का मार्केट में था, अब 75 पैसे का हो गया। तो अब लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा 2000 शेयर लेके वो क्या कर लेंगे, तो अब लोग मोटिवेटेड नहीं रह गए। तो हो सकता है कंपनी उस ऑफर में चेंज कर दे, उनके शेयर्स बढ़ा दे, या इसी तरह से अगर उनको टारगेट दी थी कि सेल्स 4 गुना होनी चाहिए और मार्केट के हालात डाउन हैं, तो कंपनी को लग रहा है कि ये तो ना करने वाली बात है, तो हो सकता है वो कहे यार 4 गुना रहने दो, बस डबल कर लो सेल्स। ये भी मोडिफिकेशन है। अभी मैंने 2 मिसालें दे दी। एक मिसाल मैंने बताई है पहली कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, ये भी मोडिफिकेशन है, या टारगेट कम कर दिया, ये भी मोडिफिकेशन है। एक और मिसाल शेयर ऑप्शंस, ये इसी की बात कर लेता हूं। शेयर ऑप्शंस देने का वादा किया था 60 रुपए एक्सरसाइज प्राइस पे, अब वो मार्केट में शेयर ही सस्ता हो गया हुआ है, तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रह गया कि इतनी मेहनत करके वो ऑप्शंस लें। तो उनको कंपनसेट करने के लिए कंपनी कहे कि एक्साइज प्राइस कम कर देते हैं। ये सारी मोडिफिकेशन की मिसालें हैं और इनको उलट भी कर सकते हैं। मार्केट में हालात अच्छे होने शुरू हो गए तो अब वो जो एम्प्लॉई हैं वो तो करोड़पति बन जाएंगे, तो इसलिए कंपनी कहे कि नहीं भाई गलती होगी, सॉरी आपको हम 2-2 हज़ार नहीं 200 रुपए 200 शेयर देंगे बस। या एक्सरसाइज प्राइस पहले उनको 60 रुपए ऑफर की थी तो अब उनको 150 कर देते हैं,
या पहले टारगेट ये दिया था कि आप सेल्स डबल कर दें, तो अब पता चल रहा है कि तो बड़े आराम से डबल हो गई, नहीं 5 गुना कर दो भाई सेल। तो इस तरह से अगर टर्म्स में चेंज कर दी जाए तो उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो कर देंगे यार, उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देंगे तो क्या, तो मसला क्या है इसमें? एम्प्लॉई नौकर की नखरा की, वो एम्प्लॉई करेगा एग्री, क्यों नहीं एग्री करेगा, कर जाएगा एग्री है। हाँ, तो जो आप लोग आर्टिकल्स कर रहे हैं, तो आपकी फर्म में कोई पॉलिसी नई चेंज होगी तो आपकी फर्म का पार्टनर आपसे पहले मीटिंग करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, नहीं तो उसी एम्प्लॉय कर जाएगा, एम्प्लॉय सब एग्री कर जाएगा। कौन कैश बेस पे चला जाएगा? कैसे कैश बेस? इक्विटी ले ना, इसके लिए वो कहेगा मुझे कैश चाहिए, तो चॉइस कहाँ से आ गई इसमें? अरे इक्विटी सेटल है ना, कैश सेटल में चला जाएगा। नहीं, ऐसे खुद ही थोड़ी चला जाएगा, उसके बाद चॉइस तो होगी ना, ऐसी तो नहीं। कहाँ से चॉइस आ गई? कंपनी ने उनको कहा ही इक्विटी सेटल्ड है और कह रहे हैं कंपनी हम करने लगे, एक्साइज प्राइस बढ़ाने लगे हैं, जो कर लो जो करना है। चॉइस कहाँ से आ गई उसके पास? एम्प्लॉय के पास चॉइस कहाँ से आ गई कैश की है? अभी आपके आर्टिकल चल रहे हैं कि अभी आर्टिकल चल रहे हैं? अच्छा, होता है, बहुत कुछ होता है अभी होता है, सब कंटेंट बदल जाते हैं, बदल गया आर्टिकल, वो बदल गया, कंटेंट बदल गया, ये मॉडिफिकेशन है। अब इस मॉडिफिकेशन का करना क्या है, डिपेंड करता है कि इस मॉडिफिकेशन से एम्प्लॉय खुश होगा या दुख में चला जाएगा। तो केस 1 ये है कि एम्प्लॉय खुश हो जाएगा और केस 2 ये है कि एम्प्लॉय दुखी हो जाएगा। एम्प्लॉय खुश हो जाएगा, मिसालें हैं, एक्साइज प्राइस कम कर दें, शेयर्स बढ़ा दें, परफॉर्मेंस टारगेट कम कर दें, वेस्टिंग पीरियड कम कर दें, ये केस 1 है। और इसी को उलट कर लें तो ये केस 2 है। पहले केस 1 बताता हूं। केस 1 ये है कि एम्प्लॉइज की फेवर होने लगी है, यानी वो चेंजेस की जाएं जो बेनिफिशियल हैं फॉर एम्प्लॉइज। अच्छा, ये मिसालों में बार बार एम्प्लॉइज का लफ्ज बोला जा रहा है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉइज के ऊपर IFRS 2 लग रहा है, ज्यादातर सवालों में एम्प्लॉइज पे लगता है, अदरवाइज ये कोई और सर्विसेज के अगेंस्ट भी हो सकता है। कोई लॉयर के साथ हमने जो सर्विसेज एग्री की हैं उनको शेयर बेस्ड पेमेंट्स करते हैं, उन पे भी लग सकती है बात, लेकिन ज्यादा सवाल में चूंकि एम्प्लॉइज होते हैं ना, तो मैं समझाने में भी एम्प्लॉइज बोल रहा होता हूं। तो केस 1 ये है कि जो मॉडिफिकेशन की है वो एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिशियल है, और उसकी मिसालें आपको बता दी। शेयर्स की तादाद बढ़ा दें, एक्साइज प्राइस कम कर दें, परफॉर्मेंस टारगेट्स डाउन कर दें, है जी, वेस्टिंग पीरियड कम कर दें। अगर केस 1 हो गया तो जब हमने मॉडिफिकेशन की है और उसके नतीजे में एम्प्लॉय खुश है, मतलब हम रोएंगे फिर, यानी हमें और कॉस्ट पड़ेगी। तो अब जब हमें और कॉस्ट पड़ेगी तो फिर हमारा एक्सपेंस बढ़ने लगा। तो अब से ऑनवर्ड एक्सपेंस और साथ जो क्रेडिट हुआ करता था उसके साथ क्या सलूक करना है ये बताता हूं। इसमें एक काम तो ये करेंगे कि जो पहले अकाउंटिंग चल रही थी उसको चलाते रहेंगे, और अब मॉडिफिकेशन से जो एक्स्ट्रा फर्क पड़ रहा है उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। इसकी मिसाल ऐसे समझाता हूं कि एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर कुछ अपग्रेडेशन की, कुछ उसमें पार्ट्स नए डाले, उनसे उस प्लांट की लाइफ पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। तो इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी होता है कि जो प्लांट को पहले डेप्रिशिएट कर रहे थे वो वैसे ही करते रहे, और ये जो एक्स्ट्रा कैपेक्स है इसको सेपरेटली अब से ऑनवर्ड रिमेनिंग लाइफ पे बांट लें। अगर प्लांट की ओवरऑल लाइफ पे फर्क नहीं पड़ा तो पुराने को ऐसे चला लें, और ये जो एक्स्ट्रा कैपेक्स किया है इसको अलग से रिमेनिंग लाइफ पे बांट लें। कुछ इस तरह की चीजें, आल्दो के कैपेक्स नहीं आ रहा बीच में, लेकिन वैसे समझाने के लिए रिलेट कर रहा था। तो अब मॉडिफिकेशन को ऐसे हैंडल करेंगे कि जो पहले कर रहे थे वो वैसे ही करते रहेंगे, और इस मॉडिफिकेशन की वजह से अब जो हमें और खर्चा पड़ेगा। अच्छा, और खर्चा क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब एम्प्लॉय का फायदा होने जा रहा है तो हमारा नुकसान होने जा रहा है। तो अब ये जो हमें एक्स्ट्रा खर्चा पड़ने लगा है, अच्छा, एक्स्ट्रा खर्चा पड़ने का मतलब ये नहीं कि हमारी जेब से पैसे जा रहे होंगे। हमने पहले अगर मुफ्त में 3000 शेयर देने थे और अब 3500 शेयर देने, तो ये जो 500 मुफ्त के शेयर देने, ये हमारा खर्चा एक तरह से। तो जो अब इस मॉडिफिकेशन से एक्स्ट्रा होने लगा है उसको रिमेनिंग पे बांटेंगे। ओरिजिनल को वैसे ही चलाते रहेंगे, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा होने लगा है उसको रिमेनिंग पे बांटेंगे। अच्छा, अब एक्स्ट्रा कैसे निकालें? मिसाल के तौर पे ओरिजिनली हमने उनको जितने शेयर्स
या शेयर ऑप्शंस की पर्ची दी हुई थी, तो अकाउंटिंग के लिए रुपए कौन से इस्तेमाल कर रहे थे? वो ग्रांट डेट वाले एम्प्लॉइज है ना, ग्रांट डेट वाले। उस दिन उस पर्ची की फेयर वैल्यू लेट से 25 रुपए थी। अब हमने मॉडिफिकेशन की है, और मॉडिफिकेशन वो की जो एम्प्लॉइज को खुश कर दे, तो पर्ची की फेयर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? हमने अब ऐसी चेंजेस की हैं जिससे एम्प्लॉय खुश होगा, तो उस पर्ची की फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी ना। हमने उसकी पर्ची को और कीमती बना दिया तो बढ़ जाएगी वो फेयर। अच्छा, ये कब की है वैल्यू? ये ग्रांट डेट की। ग्रांट डेट थी लेट से 1 जनवरी 19। 1 जनवरी 21 में आके मॉडिफिकेशन कर दी, और अब इस पर्ची की फेयर वैल्यू 33 रुपए हो गई है। ग्रांट डेट ओरिजिनली 25 थी, अब मॉडिफिकेशन 1 जनवरी 2 साल बाद इस पर्ची की फेयर वैल्यू 33 रुपए हो गई है। और वेस्टिंग पीरियड में भी है साल 2 साल बाकी, अभी साल 2 साल बाकी हैं। तो पहली बात मैंने क्या की थी कि जो ओरिजिनल चला रहे थे वो वैसे ही चलाते रहेंगे, और अब मॉडिफिकेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा पड़ने लगा है उसको रिमेनिंग लाइफ पे बांटेंगे। तो हमें कितना एक्स्ट्रा पड़ने लगा है? नहीं, ये जो 8 रुपए लग रहा है ना एक्स्ट्रा, वो मॉडिफिकेशन की वजह से नहीं है सिर्फ। फिर क्या है सर? वो टाइम की वजह से भी है भाई। ये 25 रुपए नहीं, इन्फ्लेशन नहीं। अगर शेयर्स की पर्ची थी, अगर शेयर्स की पर्ची थी तो उस पर्ची की फेयर वैल्यू क्या थी? जो शेयर की फेयर वैल्यू थी। तो आज शेयर की वैल्यू भी तो चेंज हुई होगी, तो पर्ची की वैल्यू बदली है। तो ये 33 रुपए जो पर्ची की वैल्यू बनी है, ये सिर्फ मॉडिफिकेशन की वजह से बनी है? नहीं, ये 25 रुपए कब की वैल्यू थी? ग्रांट डेट की। देखें, या तो शेयर्स फौरन दिए होंगे, या शेयर ऑप्शंस फौरन दिए होंगे, या फिर कुछ कंडीशंस लगाई होंगी। और IFRS 2 का सवाल ही तब काम का बनेगा जब कुछ कंडीशंस लगी होंगी। तो फिर कंडीशंस लगाई होंगी, इसका मतलब अभी शेयर या शेयर ऑप्शंस नहीं दी होंगी। अभी क्या दिया होगा? फिर पर्ची। तो अभी हम पर्ची की फेयर वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो जब ग्रांट डेट थी उस वक्त पर्ची की फेयर वैल्यू 25 रुपए थी। अब 2 साल गुजरने के बाद एक तो वैसे भी पर्ची की अब अगर फेयर वैल्यू निकाली जाए तो 25 से चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि शेयर की मार्केट वैल्यू पे तो चेंज हो रही है ना। तो ये जो 33 रुपए अब चेंज हुई है, क्या उस पर्ची की वैल्यू सारी की सारी जो 8 रुपए है वो मॉडिफिकेशन की वजह से चेंज हुई है? नहीं। हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्या कैलकुलेट करना चाहिए? मॉडिफिकेशन की वजह से। नहीं समझ आ रही? हाँ जी, आसान सी बात है, अभी टाइम जाया कर रहा हूं, है ना? अदर फैक्टर्स भी होंगे ना मॉडिफिकेशन में, आप उनको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। सिर्फ डिसीजन जो है जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आई है, सिर्फ उसका एलिमेंट लेना चाह रहे हैं, उसको एक्सपेंस आउट। हाँ, तो वो 8 रुपए हुई फिर? नहीं। तो कैसे निकालें मॉडिफिकेशन की वजह से कितनी है? हम इस 25 रुपए को इग्नोर करके हम देखेंगे कि 1 जनवरी 21 को मॉडिफिकेशन से जस्ट पहले इस पर्ची की फेयर वैल्यू क्या होती। तो 1 जनवरी को इस पर्ची की फेयर वैल्यू अगर 29 रुपए होती तो 4 रुपए मॉडिफिकेशन की वजह से बढ़ी है। ये 4 रुपए को मजीद एक्सपेंस बनाएंगे, 8 रुपए को नहीं, 4 रुपए को। क्योंकि हम मॉडिफिकेशन का एक्स्ट्रा एक्सपेंस कह रहे हैं, तो हम मॉडिफिकेशन का एक्सपेंस उसको बनाएंगे जो मॉडिफिकेशन की वजह से पर्ची की वैल्यू बढ़ी है। तो उसके लिए आपको वो फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, से पहले हम 29 को यूज कर रहे थे, अगर मॉडिफिकेशन ना होती तो 29 का कोई काम था नहीं, 24-25 को हम डील कर रहे थे। लेकिन मॉडिफिकेशन की वजह से और मॉडिफिकेशन का इफेक्ट देखने के लिए इस 29 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अब इस 4 रुपए को हम रिमेनिंग लाइफ पे एक्सपेंस बनाएंगे। ओके, अब ये मेन कॉन्सेप्ट समझा। अब मैं आगे अलग अलग बताता हूं कि अगर शेयर्स बढ़ा रहे हैं तो क्या, एक्साइज प्राइस चेंज कर रहे हैं तो क्या, वेस्टिंग पीरियड कम कर रहे हैं तो क्या, इनको अलग अलग बताता हूं। जी जी, पेज 8 पे हूं मैं। एक तो ऊपर वाला पैराग्राफ सारा पढ़ लें, केस 1 की हेडिंग एग्जांपल्स पढ़ लें, एप्लीकेशन पॉइंट 1 पढ़ लें। पेज 8 शुरू से लेके ये एप्लीकेशन और मॉडिफिकेशन पॉइंट 1 तक पढ़ लें। पेज 8 मॉडिफिकेशन टॉप से लेके केस 1 की एग्जांपल, एप्लीकेशन पॉइंट 1 तक पढ़ लें।
जी, मार्केट कंडीशन में बाद में तब्दीली कर देना जो है ना, वो इस मॉडिफिकेशन में नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, पॉइंट 1 में ये लिखा है जो पहले करते थे वैसे ही होगा। पॉइंट 2, अब जो इंक्रीज आएगी, पॉइंट 2 समझा रहा हूं, यानी ये 4 रुपए, अब जो इंक्रीज आएगी इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, लेकिन इंक्रीज किस वजह से? ये जो मॉडिफिकेशन की वजह से इंक्रीज आएगी, इसको अब हमने फैलाना है। कैसे? नीचे देखें 2 कॉलम बना दिए। अगर तो मॉडिफिकेशन में लिखा है कि आपको मजीद टाइम लगाना पड़ेगा, तो जितना टोटल टाइम रह गया, और अगर टाइम पीरियड के बारे में कोई चेंज नहीं की और पुराना टाइम भी अभी चल रहा था, मैं दोबारा बताता हूं। अब हमने इस 4 रुपए को एक्सपेंस बनाना है। अगर ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड 5 साल था, 2 साल गुजर गए, तो इस 4 रुपए को 3 साल पे एक्सपेंस बना लेंगे। ओरिजिनल 5 साल थे, 2 साल गुजर गए और मॉडिफिकेशन में टाइम पीरियड चेंज नहीं किया, तो इस 4 रुपए को 3 साल पे फैलाएंगे। अगर ओरिजिनल 5 साल थे, मॉडिफिकेशन हुई और मॉडिफिकेशन में प्राइस तो जो कम हुई सो ही, साल भी एक कम हो गया। 5 साल ओरिजिनल थे, 2 साल गुजरने के बाद मॉडिफिकेशन हुई और 4 रुपए को साल भी एक कम कर दिया आगे मॉडिफिकेशन में, तो वो जो ऊपर वाला 25 है वो 5 पे चलता रहेगा और ये जो 4 रुपए है ये रिमेनिंग 2 पे होगा। अच्छा, 5 साल ओरिजिनल थे, 5 गुजर गए हुए थे, आखिर में आके बस आखिरी लम्हों में मॉडिफिकेशन कर दी, कोई टाइम पीरियड मजीद नहीं बढ़ाया, तो फौरन के फौरन एक्सपेंस बन जाएगा। ये पॉइंट 2 सारा पढ़ लें कि अगर वेस्टिंग पीरियड के दरमियान में ही मॉडिफिकेशन हो गई तो रिमेनिंग पे बांट देंगे। लेकिन अगर ओरिजिनल पीरियड गुजरने के बाद हुई तो फॉरेन एक्सपेंस बना लेंगे। लेकिन अगर मजीद पीरियड बढ़ा दिया मॉडिफिकेशन का, तो फिर उस मॉडिफिकेशन वाले पीरियड पे बांटेंगे। ये पॉइंट 2 सारा पढ़ लें। एक मिनट, पॉइंट 2 सारा पढ़ लें। ये जो मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, इससे ऊपर ऊपर है जी। अगर उसने कहा जी ओरिजिनल तो 5 साल थे, हम आपकी एक्सरसाइज प्राइस कम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको 5 नहीं, आपको 6 साल मेहनत करनी है, तो 1 साल और बढ़ा दिया। नहीं, उसको और बहुत ज्यादा चीजें फेवरेबल कर दी ना, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, एक्सरसाइज प्राइस कम कर दी, तो साल एक आधा बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा, नेट खुशी होगी इसका। इधर सर की आवाज आई थी जी। आपने बात की है पहले मॉडिफिकेशन जो साल के दौरान करा, हाँ, साल के दौरान नहीं, वेस्टिंग हाँ, तो वो वाला केस है जो 25 की मांग से 25 वाली वो 5 साल हमने करनी और जो मॉडिफिकेशन है वो रिमेनिंग पे जी दोनों साथ चलेंगे। जी बिल्कुल, मॉडिफिकेशन की बात नहीं। जी बिल्कुल। जो पुराना है वो तो चल ही रहा होगा ना, वो चलाना ही चलाना जैसे पहले कर रहे थे। दूसरी वाली ये पॉइंट है, उसमें वो जो इमीडिएटली के बाद वाली बात कर रहे हैं, वो जो रिमेनिंग दूसरा कॉलम ये है कि ओरिजिनल 3 साल थे, वो 3 साल खत्म हो गए और अभी एम्प्लॉय पर्ची लेके आया, तो उसको कहा नहीं यार अभी ऐसा करो कि 2 साल और कर लो, तो ओरिजिनल पीरियड खत्म होने के बाद और बढ़ा दिए, तो वो रिमेनिंग 2 साल। यानी इसका कंक्लूजन ये है कि जितना वेस्टिंग पीरियड बाकी उस पर बताना है। ये टेबल जो मैंने बना दिया, इसका कंक्लूजन ये है, बिल्कुल शॉर्ट अगर करें तो, कि जितना रिमेनिंग पीरियड रहता है उसके ऊपर बांटना है। क्या दोबारा? तो 4 साल बाद मिल जाएंगे। उसके बाद हमें भी 5 साल पैसे गिराएंगे। हाँ, ओरिजिनल वाला वैसे ही चल रहा होगा। अगर वो क्या 3 बार एक्सरसाइज रेट है और एक्सरसाइज करने आ रहे हाँ, तो एक्सपेंस बनाते रहेंगे ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल 5 साल था और कम करके उसको 4 कर दिया, तो अब वो 4 के बाद 6 माह 4.5 साल बाद वो एक्सरसाइज करने आ रहे। अच्छा, पहले ना मैं इस पर सोचता हूँ, पहले बाकी जो कैलकुलेशन वाला मसला है ना, पहले उसकी प्रैक्टिस करा दूँ, फिर साथ साथ मैं इस बात का जवाब भी सोचता हूँ। है जी, पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन किधर? पहला पैराग्राफ, दिस गाइडेंस इज टेक्निकली नॉट नेसेसरी। रहने दें, अभी रहने दें। उसमें तो साथ साथ अवेलेबल के रहने के अंदर बता ही देता हूँ। हम इसमें 25 को चला रहे थे, अब एक्स्ट्रा 4 का कुछ करना है, तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो तो वैसे ही अपडेट हुए जा रही है, उसको अलग से मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो इसके लिए ये गाइडेंस नहीं हुई। अब इस टेबल को जो समझाता हूँ, ये जो मैंने
₹4 कैलकुलेट करना इस टेबल में सिखाया हुआ है, एक सवाल के साथ सिखाता हूं उसको। प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ लें 8। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़ लें, करता हूं डिस्कस। अच्छा, ये अभी जो मैंने ना वो पीरियड वाली बात की उसको इग्नोर करें, मुझे लगता है मैं पीरियड वाली बात में गड़बड़ कर गया। पीरियड वाली बात रहने दें, अभी पहले बाकी ना जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना है और एक्साइज प्राइस चेंज करना है, पहले इसको कराता हूँ। पीरियड वाली बात मुझे लग रहा है मैं गड़बड़ बोल गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़ने में करता हूँ डिस्कस। जी पढ़ लें तो मैं डिस्कस करूँ। हाँ जी, अच्छा अब इसमें ना 500 लोग हैं और उन 500 लोगों को वादा किया था कि 100 शेयर ऑप्शंस देंगे और उस वक्त यानी ग्रांट डेट पे पर्ची की फेयर वैल्यू थी ₹15 और वेस्टिंग पीरियड कितना था? तो ₹15 3 साल पे फैल के एक्सपेंस बनता आ रहा था और नंबर ऑफ पर्सन जैसे पहले 2 दिन से कर रहे हैं वही होता रहेगा कि पहले साल के एंड पे कितने की उम्मीद है, दूसरे पे कितने की उम्मीद है। ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर 1 40 लोग छोड़ के, दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। ड्यूरिंग द ईयर 40 लोग छोड़ के ईयर एंड पे, ईयर 1 के एंड पे प्राइस गिर गई और कंपनी को लगा कि लोग अब इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि शेयर ऑप्शंस की एक्साइज प्राइस चेंज कर दी और उस एक्सरसाइज प्राइस चेंज करने से लास्ट पैराग्राफ फेयर वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा? ₹8 तो हो गई, लेकिन वो 15 से 8 सिर्फ इस मॉडिफिकेशन की वजह से नहीं हुई। अगर मॉडिफिकेशन ना भी होती तो वो 5 पे आ गई हुई थी। इस मॉडिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है? ₹3। तो उस 15 वाले को अलग चलाएंगे और इस 3 वाले को रिमेनिंग पे बांटेंगे। मैंने बीच में तोड़ तोड़ के बताया, दूसरे पैराग्राफ में शेयर की एक्साइज प्राइस चेंज करने का जिक्र है। मॉडिफिकेशन कब? ईयर 1 के एंड पे या ईयर 2 के शुरू में कह लें। और अब उससे फर्क क्या पड़ रहा है, ये मैं लास्ट पैराग्राफ पे आ गया कि अगर ये मॉडिफिकेशन ना होती तो मार्केट में शेयर वैसी सस्ता होने की वजह से उस पर्ची की वैल्यू बस ₹5 रह गई होती। मॉडिफिकेशन की वजह से वो 8 है। ये रीप्राइसिंग जो वर्ड है, मतलब मॉडिफिकेशन, हमने क्या मॉडिफाई किया है? प्राइस चेंज कर दी ना, इसको रीप्राइसिंग कहा हुआ है। तो जो ओरिजिनली ₹15 थे वो अलग से 3 साल पे एक्सपेंस बनते रहेंगे और ये जो अब मॉडिफिकेशन हो गई है इससे रिलेटेड कितना और एक्सपेंस? ₹3, 5 और 8 का फर्क। तो इस 3 के लिए पीछे जिंदगी कितनी बची है अब? देख लें सोल्यूशन, क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन देख लें। ये इक्विटी के नीचे जो मैंने 3 ब्रैकेट बनाए हुए ना, ये ईयर 1, 2, 3 के ब्रैकेट है। यानी पहला ब्रैकेट ईयर 1 का बनाया हुआ है, दूसरा ब्रैकेट ईयर 2 का और तीसरा ब्रैकेट ईयर 3 का बनाया हुआ है।
सोल्यूशन में इक्विटी के नीचे मैंने 3 ब्रैकेट्स लिखे हैं तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के ब्रैकेट्स हैं। तो मोडिफिकेशन ईयर 1 गुजर चुका था चूंकि, तो ईयर 1 में तो 15 रुपए के एक्सपेंस की अकाउंटिंग हो गई, लेकिन जब ईयर 2 आया तो मोडिफिकेशन हुई है, तो जो 15 था वो अलहदा से 2/3 चला। देखें ईयर 1 में नंबर ऑफ पर्संस में भी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, वो तो कर लेंगे। 60 रुपए 15 रुपए मल्टीप्लाई ये ईयर 1 में किया होगा। जब ईयर 2 आया तो 15 रुपए के साथ तो वही सलूक होगा, लेकिन साथ एक अलहदा सलूक अब 3 रुपए के साथ होगा। ये 3 कैसे निकला? 15 और 8 का फर्क नहीं, 5 और 8 का फर्क। मोडिफिकेशन ना होती तो उस वक्त पर्ची की क्या वैल्यू होती? मोडिफिकेशन की वजह से कितनी है? वो 3 रुपए। इसके लिए कितनी जिंदगी बची अब? 2, उनमें से 1 गुजर गया। तो उन्हीं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस जो पहले कर रहे थे वो साथ जो 3 रुपए एक्स्ट्रा है। अब ये टाइम पीरियड देखें, ये 1/2 और 2/3 ओके, ये 2/3 वो रेगुलर 3 साल, और ये 1/2 क्योंकि अब मॉडिफिकेशन के बाद रह ही 2 साल गए तो उनमें से 1 गुजर गया। और तीसरे साल फाइनली इस 15 रुपए पे भी 3/3 और इस 3 रुपए पे भी 2/2। ये सॉल्यूशन 8 की कैलकुलेशन चेक कर लें। किसी फिगर पे एतराज है तो बताएं। नींद आ रही है? अच्छा जी जी जी, ईयर 1 एंड हो गया ना। एक्चुअली ईयर 1 एंड हो गया। सवाल में आपको या तो डेट बता दी होगी, या अगर इसमें देखें ईयर 1 एंड हो गया था और शेयर प्राइस गिर गई थी, अब उसमें ये प्राइसेस चेंज कब की? ईयर 2 के स्टार्ट पे, ईयर 2 के स्टार्ट पे। ये असल में एक एग्जांपल थी ना, तो एग्जांपल में चीजें जब डिस्कस हो रही होती हैं तो जरूरी नहीं होता कि एग्जांपल में सवाल की तरह का सारा डाटा दिया हो, एक फ्लो में एग्जांपल डिस्कस हो रही होती है। तो ईयर 2 के शुरू में हुई रीप्राइसिंग। आप क्या कह रहे हैं? जी, मॉडिफिकेशन की वजह से वो 5 से 8 पे जा रही है, तो वो जो 3 रुपए एक्स्ट्रा हमें पड़ रहा है उसको हमने रिमेनिंग पे बांटना है। वो फिर एम्प्लॉय खुश नहीं होगा ना। केस 1 है ही जिसमें एम्प्लॉय खुश हो रहा है, और एम्प्लॉय का खुश होने का मतलब है कि कंपनी उदास है। देखें अगर फर्स्ट ईयर एंड पे भी इवन के होता फिर भी साल तो गुजर ही गया ना। अब तो 2 ही रह गए, उन साल में तो उनकी सर्विस हो गई जो होनी थी। अगर आप इसको ईयर 1 का, मैं तो कह रहा हूं ईयर 2 का स्टार्ट है, ये बाकी लोग भी सुनिए, अगर ये ईयर 2 का स्टार्ट हो चाहे एंड ऑफ ईयर 1 हो, ईयर 1 की सर्विस तो दे ही चुके हैं ना वो। अब जब मॉडिफिकेशन से वो और खुश होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस ईयर 2 और 3 में इसका असर आएगा ना। ईयर 1 तो गुजर चुका था। तो ये जो मैंने इस वक्त इस सवाल में मॉडिफिकेशन की है, चाहे इसकी डेट 31 दिसंबर ईयर 1 हो, चाहे 1 जनवरी ईयर 2 हो, ऐसे ही होगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन के बाद उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी है। खुश हो जाएंगे ना, परफॉर्मेंस उसके बाद बेहतर होनी है। अगर ये 31 दिसंबर 1 में मॉडिफिकेशन हो रही होती तब भी हम ऐसे ही कर रहे होते। हाँ जी, क्वेश्चन 8। 18 किधर है? देखिए ये तो कंपनी ने अपनी एक कैलकुलेशन की है ना। एम्प्लॉय को तो बेनिफिट मिल रहा है कि उसको शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगी और वो मार्केट से सस्ते में शेयर्स ले लेगा। एम्प्लॉय को तो 18 रुपए का पता भी नहीं है। ये तो IFRS 2 ने तरीके बताया कि आपने किस दिन की कौन सी वैल्यू लेके अकाउंटिंग करनी है। उस तरह 15 और 3 18 बन रहे हैं। एम्प्लॉय को 18 रुपए कैश थोड़ी मिल रहा है, तो इसलिए 18 रुपए का एम्प्लॉय को नहीं पता। अच्छा, एम्प्लॉय इसलिए खुश हो रहा है कि 15 से 18 हो रहा है। एम्प्लॉय क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि नहीं, एम्प्लॉय को इनफैक्ट 5 का भी नहीं पता। एम्प्लॉय खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि इस ऑप्शन की रीप्राइसिंग कर दी। देखें मार्केट में ना शेयर हो गया सस्ता। अगर एम्प्लॉय को एक्सरसाइज प्राइस लेट से 40 रुपए ऑफर की हुई थी, तो मार्केट में जब शेयर सस्ता होगा तो वो ऑप्शन अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगी। वो ऑप्शन अट्रैक्टिव ही कब है? तो वो जो शेयर की एक्सरसाइज प्राइस उसको 40 रुपए ऑफर की हुई थी, अब उसको कंपनी कहे कि हम इसको 32 कर रहे हैं, तो खुशी होगा ना वो। ये है केस 1। अब वो कितने रुपए का खुश होगा वो खुशी डिटरमिन नहीं करेगी। उसने खुश होना या तो शेयर्स बढ़ रहे हो, या एक्सरसाइज प्राइस कम हो रही हो, या टारगेट कम हो रहे हो, या वेस्टिंग पीरियड। तो अब इसकी डायरेक्शन बताएगी कि वो खुश हो रहा है। एक्सरसाइज प्राइस का कम होना, एम्प्लॉय खुश हो रहा है, ये केस 1 है। टारगेट्स का रिलैक्स हो जाना, केस 1 है, खुश हो रहा है एम्प्लॉय। नंबर ऑफ शेयर्स का बढ़ जाना, एम्प्लॉय खुश हो रहा है।
तो इसलिए एम्प्लॉय ने ये 15 और 5 रुपए और 8 रुपए देख के फैसला नहीं करें। एम्प्लॉय को तो पता नहीं 15 रुपए क्या चीज है। एम्प्लॉय ने खुश होना है एक्सरसाइज प्राइस कम हो गई इस बेस पे। ये कहां लिखा है एक्सरसाइज प्राइस कम हो गई? दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि शेयर प्राइस मार्केट में गिर गई, इसलिए कंपनी ने शेयर ऑप्शंस की प्राइस चेंज कर दी। तो कम ही की होगी, कम ही की होगी कि बढ़ा दी होगी? कम ही की होगी। तो इसलिए ये एम्प्लॉय खुश वाला केस है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 डन। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ लें। ये 8 तो मेरा ख्याल है आईएएस की एग्जांपल थी, 9 खुद ही बनाया हुआ है। 9 पढ़ लें। इसमें मैंने 3 सिनेरियोस क्रिएट कर दिए, शेयर्स बढ़ाने वाला भी, एक्साइज प्राइस कम करने वाला भी और पीरियड कम करने वाला भी। तो पीरियड कम करने वाली बात अब आएगी, वो मैं पहले गलत बोल गया था। क्वेश्चन 9 पढ़ लें, मैं करता हूं डिस्कस। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन 9 में जिनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, तो जो होना है वो रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है। क्वेश्चन 9 में सिर्फ एक बेसिक डाटा है, बस जो हो रहा है वो रिक्वायरमेंट्स में हो रहा है। क्वेश्चन 9 का बेसिक डाटा ये है कि 1 जनवरी 19 को 200 लोगों में से हर एक को 100 शेयर ऑप्शंस दी और सर्विस पीरियड 4 साल रखा। जाग रहे हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 करा रहा हूं मैं। IFRS 2 ना सिर्फ बस C 1 पढ़ा रहा हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 सिनेरियो A कर रहा हूं डिस्कस। पहले बेसिक डाटा ये है कि 200 लोग हैं, हर एक को 100 शेयर ऑप्शन मिलनी है, 4 साल वेस्टिंग पीरियड है। सर्विस कंडीशन है, परफॉर्मेंस कंडीशन है? बस सर्विस कंडीशन है, 4 साल का टाइम पीरियड है। उस वक्त यानी ग्रांट डेट 1 जनवरी को फेयर वैल्यू थी पर्ची की 20 रुपए, और तब सोचा था कि 20 लोग छोड़ जाएंगे इन 4 साल में। ये पहला पैराग्राफ है। 2019 में एक्चुअली छोड़ गए 10 लोग और अभी भी लगता था कि टोटल 20 छोड़ेंगे, और 2020 में कोई नहीं छोड़ के गया, लेकिन अब लगता है कि टोटल 15 छोड़े होंगे। तो 19 और 20 2 ईयर्स का डाटा पूछा हुआ है। तो ये 19 और 20 के एम्प्लॉइज की तादाद और एंड ऑफ ईयर पे बेस्ट एस्टीमेट बता दिया। इन 2 पैराग्राफ से रिलेटेड किसी का कोई सवाल इतराज है तो बताएं। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट पूछे हैं 19 और 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। अब ये A, B और C ये 3 अलग अलग सवाल है। पहले A, 1 जुलाई 20, 1 जुलाई मिड 1 जुलाई 20 पे शेयर प्राइस गिर गई और उसकी वजह से एम्प्लॉइज को खुश करने के लिए कंपनी ने एक्सरसाइज प्राइस को कम कर दिया। वेस्टिंग पीरियड नहीं छेड़ा, एक्सरसाइज प्राइस कम कर दी। तो 2019 की करते हैं पहले बात। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, कौन जाग भी रही है कि नहीं? हम जाग रहे हैं। ईयर 1 के एंड पे, मैं 2019 की बात करता हूं पहले। ईयर 1 के एंड पे बेस्ट एस्टीमेट क्या है? कितने लोग छोड़ेंगे? यानी अल्टीमेटली रह जाएंगे 180, हर एक की 100, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू 20 इंटू 1/4, क्या 10, क्या बना?
90,000 और एम्प्लॉय कॉस्ट भी 90,000। तो ईयर 1 के SOCI SOFP में क्या आ जाएगा? SOCI में एम्प्लॉय कॉस्ट 90,000 और SOFP में क्या 90,000? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 90,000। ये हो गया 2019। 2020 में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का BD आ गया 90। CD करता हूं, देखें कैलकुलेट। क्या मॉडिफिकेशन हुई है? एक्साइज प्राइस कम की है। तो जो पुराना चल रहा था उसको एज इट इज चला देंगे। पुराना क्या चल रहा था? 200 लोगों में से अब क्या बेस्ट एस्टीमेट है? ईयर 2 के एंड पे खड़े हम 15 है ना? हाँ, 2020 के एंड पे बेस्ट एस्टीमेट 15 है। तो 185 इंटू 100 इंटू पुराना वाला एज इट इज, यानी 20 रुपए इंटू 2/4 प्लस। अच्छा, वो रुपए को शेयर से ही मल्टीप्लाई करना, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। मॉडिफिकेशन में क्या हुआ है? एक्सरसाइज प्राइस कम करने से पर्ची की फेयर वैल्यू पहुंच गई कहां तक? 14 रुपए तक। जबकि मॉडिफिकेशन ना होती तो ओरिजिनल पर्ची की उस दिन फेयर वैल्यू 10 रुपए थी, तो 4 रुपए। और इस 4 रुपए के पीछे जिंदगी कितनी रह गई अब? 2.5 साल। 1 जुलाई 20 है ना, 19 पूरा गुजर गया, 20 आधा गुजर गया, तो 4 में से रह ही 2.5 गए। और 2020 में आधा। वन 99 8 तो एक्सपेंस बन जाएगा ये 2.5 ना समझ आया हो किसी? आधा ना समझ आया? 2.5 समझ नहीं आया? 31 दिसंबर 19 20 21 22 ये 4 साल थे ओरिजिनल। मॉडिफिकेशन कब हुई है? किस तारीख को? किस तारीख को? 1 जुलाई को। वैसे ईयर क्या है? जनवरी से दिसंबर। यहां हुई है मॉडिफिकेशन। अब इस मॉडिफिकेशन के पास ये आधा और ये 2.5 साल रह गए। उन 2.5 में से ये आधा है, तो आधा ओवर 2.5। एक्सपेंस बन जाएगा 109 8। ये हो गया सिनेरियो ए। ये मैंने ब्रैकेट के बाहर ये नंबर ऑफ ऑप्शंस अलग क्यों रख लिए? क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस नहीं चेंज हो रही, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं चेंज हो रहे। ये भी पर पर्ची है, ये भी पर पर्ची है, इसलिए इनको ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मैंने उस मिसाल का सिनेरियो, उस सिनेरियो की सवाल की पोर्शन बनाया है जिसमें एक्सरसाइज प्राइस चेंज हो रही हो बस। तो जो ओरिजिनल है उसको एज इट इज और जो एक्स्ट्रा है उसको रिमेनिंग है। पार्ट ए डन। पार्ट बी। अच्छा, 2020 के एक्सट्रैक्ट्स SOCI में क्या आएगा? एम्प्लॉय कॉस्ट ये आएगी और SOFP में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड ये। मीनिंग क्या? जी जी नहीं, मैं सारा मिटा के सारा दोबारा लिखूंगा। लिख कर लगा। अच्छा, 19 तो खैर ऐसे ही रहेगा। पार्ट बी। पार्ट बी में भी 1 जुलाई 20 को ही चेंज हो रहा है, तो 19 तो यही रहेगा।
19 तो यही होगा। अब पार्ट बी में हो क्या रहा है, जो उन्हीं 200 लोगों को पहले 100 शेयर ऑप्शंस का कहा था, अब उनको 130 का कह दिया। एक्सरसाइज प्राइस चेंज कर दी। एक्सरसाइज प्राइस क्यों नहीं चेंज की, वो तो शेयर के तो हालात ही खराब हो गए मार्केट में। वो पार्ट ए में शेयर गिरा था, वो पार्ट ए में गिरा था, पार्ट बी अलग है, इंडिपेंडेंट है। तो पार्ट बी में सब अच्छा चल रहा था, बस वैसे ही उनको और मोटिवेट करने के लिए नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस बढ़ा दी, पर्चियां और इशू कर दी। अच्छा, पर्चियां और इशू की हैं तो मॉडिफिकेशन की वजह से कोई पर्ची की फेयर वैल्यू बढ़ेगी? देखिए मेरी बात ध्यान से सुने। पहले क्या किया था कि शेयर ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस कम कर दी थी, तो अब पर्ची ज्यादा कीमती हो गई थी, यानी मॉडिफिकेशन से पर्ची की वैल्यू चेंज हो गई थी। तो हमने कैसे अकाउंटिंग की थी, जो पर्ची की वैल्यू चेंज हुई, पर्ची की वैल्यू, मॉडिफिकेशन से पहले क्या वैल्यू थी, मॉडिफिकेशन के बाद क्या वैल्यू है, तो मॉडिफिकेशन की वजह से पर्ची की वैल्यू में जो चेंज आई। 4 पे कैसे निकला था, 10 और 14 का फर्क। 10 और 14 का फर्क क्यों ले रहे हैं, वो पुराने वाले से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे? क्योंकि सारा का सारा जो फर्क है वो मॉडिफिकेशन की वजह से नहीं पड़ा, वो तो टाइम भी गुजरा है। तो हम सिर्फ मॉडिफिकेशन की वजह से जो पर्ची की वैल्यू में चेंज हुई है सिनेरियो ए में वो कर रहे थे। सिनेरियो ए की पहचान क्या हुई, एक्सरसाइज प्राइस बदल रही है। अब मैं बताता हूं कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस बढ़ा रहे हो तो फिर भी तो एम्प्लॉय खुश है ना। अब इस नंबर ऑफ ऑप्शंस के बढ़ाने से पर्ची की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं। अब मॉडिफिकेशन को कैसे हैंडल करें? अब एक्स्ट्रा क्या है, जो एक्स्ट्रा 30 पर्चियां हैं वो उसको एक्सपेंस बनाएंगे। अच्छा, अब उनकी वैल्यू क्या लेंगे, जो उनकी ग्रांट डेट की वैल्यू है, यानी जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रही है तो पुराना वाला ऐसे चलता रहेगा और जो नए शेयर्स की इंक्रीज आ जाएगी वो उस दिन यानी 24 रुपए पे लेके सॉल्व करेंगे। अब वो डिफरेंस का मसला नहीं रहा क्योंकि अब 30 और हैं, तो इसलिए जो पुराना था वो वैसे ही 185 था। 185 लोग इंटू 100 इंटू 20 रुपए इंटू 2/4 प्लस 185 इंटू 30 इंटू 30 रुपए, 30 है 24 है, सॉरी 30 रुपए नहीं, सॉरी ये 100 की जगह ये 30। ये 100 ऑप्शन जो पहले वाला एज इट इज चल रहा था, अब जो 30 ऑप्शन इनको और दे रहे हैं, लेकिन अब इनके रुपए वो जिस दिन ये 30 की अनाउंसमेंट की यानी 24 रुपए इंटू, अब इसके पीछे रह गए 1/3 नहीं 0.5/2.5, वही डेट रखी है ना, डेट तो वही है 1 जुलाई। तो पुराने वाले को एज इट इज, और ये जो अब अमेंडमेंट हुई है तो वो जो नए ऑप्शंस दे रहे हैं वो इनटू जो उस दिन उसकी फेयर वैल्यू थी पर्ची की, और ये वही 1 जुलाई था तो आधा ओवर 2.5 121 तो एसओसीआई में आ जाएगी एम्प्लॉय कॉस्ट 121,640 और एसओएफई में आ जाएगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 211,640। हाँ जी चले सी, मैंने पीरियड की बात उसको गलत बोल दी थी, वो मैं उसको ठीक करता हूं। अगर बाकी चेंजेस नहीं है, ये एक्साइज प्राइस चेंज नहीं है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बढ़ाए, वैसे ही पीरियड कम कर दिया तो भी खुशी होगा। अच्छा, अब जब पीरियड कम हो रहा है ना, तो जिस तरह डेप्रिसिएशन में करते थे, लाइफ का एस्टीमेट कम हो जाता है, तो क्या करते हैं, जो अब रिमेनिंग लाइफ रह जाती है उसके ऊपर चलाते हैं। यहां पर ऐसा वो बुक वैल्यू वाली बात तो नहीं है, लेकिन अगर पीरियड कम हो जाएगा तो वो जो 1/4 2/4 चल रहा था अब वो 2/3 हो जाएगा क्योंकि पीरियड ही कम हो गया। अब 19 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जहां पर आके वो 2/3 हो जाएगा। तो अगर पीरियड कम हो जाए तो ओरिजिनल वाले को भी कम पीरियड पे बांट देंगे। ठीक है, उस वक्त मैं गलत बोल गया था, ओरिजिनल वाले को भी कम पीरियड पे बांट देंगे।
तो इसके पार्ट सी सिनेरियो के अंदर, अच्छा ये बात मैंने लिखी कहाँ हुई है, ये बात मैंने ना लिखी इस तरीके से हुई है नोट्स में, पेज नंबर 8 पे देखें। पेज 8 पे आखिरी पॉइंट, वो मैंने इसको इस तरह कवर किया हुआ है, बल्कि आईएससी की वर्डिंग थी, मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है कि अब अगर वैसे पीरियड चेंज हो जाता है, वेस्टिंग कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो अब जो रिवाइज्ड वेस्टिंग कंडीशंस हैं उनके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब जो मॉडिफाइड वेस्टिंग कंडीशंस हैं उनको लेके सवाल आगे सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 8 के एंड पे पॉइंट नंबर 3 कि अब अगर वेस्टिंग कंडीशंस में चेंज हो रही है, चाहे वो, मैं वेस्टिंग कंडीशन में चेंज की बात कर रहा हूँ, अब वो एक्सरसाइज प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स की बात नहीं हो रही, वेस्टिंग कंडीशन में चेंज की बात हो रही है, परफॉर्मेंस टारगेट हल्का कर दिया, टाइम पीरियड कम कर दिया, उनकी बात हो रही है। तो उनमें अगर कमी हो रही है तो हमने उन रिवाइज्ड वाली वर्किंग कंडीशन कह रहा हूँ, वेस्टिंग कंडीशन को लेके आगे चलना है। पेज 8 लास्ट पॉइंट, अगर वेस्टिंग कंडीशंस में हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वेस्टिंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट क्या होगी, टाइम कम कर रहे होंगे, कोई परफॉर्मेंस टारगेट कम कर रहे होंगे, तो अब जो हमने चेंज कर दिया है उसको लेके फिर सवाल चलेगा। तो इस सवाल के पार्ट सी में क्या करें, अब हम ओरिजिनल को, अच्छा अब यहां पर ना ये आधा और ढाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कंडीशंस चेंज हो गई और अब वो कंडीशंस चेंज होके 4 की जगह 3 हो गई, तो 19 तो ऐसे ही रहेगा, पार्ट सी 19 ऐसे ही रहेगा, लेकिन 20 में CD बैलेंस अब ऐसे आ जाएगा कि वो जो 20 इंटू 2/4 करना था, अब 20 इंटू 2/3, बस ये फर्क पड़ेगा। अगर वेस्टिंग देखिए मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, या तो एक्सरसाइज प्राइस कम हो रही होगी, उससे पर्ची की कीमत बढ़ जाएगी, या नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ रहे होंगे, या फिर वेस्टिंग कंडीशंस हल्की हो रही होंगी। तो जो एक्सरसाइज प्राइस कम करना है उसकी प्रैक्टिस के लिए पार्ट ए, फेयर वैल्यू का डिफरेंस हमने लेके अकाउंट फॉर करना है। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ रहे हो तो जितने नए इंस्ट्रूमेंट्स इनटू उस दिन की फेयर वैल्यू, पार्ट बी। और अगर वेस्टिंग कंडीशंस बेहतर हो रही हो तो अब वेस्टिंग कंडीशंस नई वाली यूज करें, पार्ट सी। इसका आंसर क्या बना, 2 4 6 6। तो इसका कोई बात नहीं, अब हमने वेस्टिंग कंडीशंस को नई वाली कंडीशन से रिप्लेस कर देना। देखिए वहां पर ना एक वैल्यू लेनी थी, पार्ट ए और पार्ट बी में हमने एक नई वैल्यू को इंट्रोड्यूस कराना था, 4 रुपए या 24 रुपए, उसलिए उसका पॉइंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस पॉइंट से उस नई वैल्यू को इंप्रूव कराना है, इसलिए 2.5 साल थे। अब हमने सिर्फ पीरियड बदला है, वही 20 रुपए ही, बस पीरियड बदला है, तो अब महीनों का मसला नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर भी तो ईयर्स देने होते हैं ना, तो इसलिए अब महीने का मसला नहीं है। पार्ट ए और बी में एक नई वैल्यू ऐड होनी थी, उसके लिए डेट इंपॉर्टेंट थी, अब हमने बस सिर्फ अपडेटेड पीरियड ही ले लेना है। इसका बैलेंस करें 15667। ये हो गया मॉडिफिकेशन का केस 1। लेक्चर 23 में मैंने कहा इसको पूरा कर लेता हूं, अब 24 में केस 2 कराता हूं, ठीक है। लेक्चर 23 बस।